हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये आज हमारा पहला लेक्चर है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का। ये बीएससी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं फार्म मैनेजमेंट, यानी कि फार्म प्रबंधन क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके हम परिचय को जानेंगे कि इसका परिचय क्या है। फार्म का अर्थ एक ऐसी भूमि से है जहां फसलों या पशुधन के उत्पादन से संबंधित उद्यम एक सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, जिसकी निश्चित सीमाएं होती हैं। देखिए, इसमें बताया गया कि एक ऐसी भूमि जहां पर फसलों का उत्पादन और पशुओं का उत्पादन, यानी उनका पालन, पशुओं का पालन किया जाएगा और फसलों का उत्पादन, इन सबका एक साथ, इन प्रक्रियाओं को एक साथ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे फार्म कहा जाता है। और ये सभी जो होती है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होती हैं। देखिए, इसके बाद इसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है कि सभी फार्म प्रबंधन अर्थशास्त्रियों को इस आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है कि वे फार्म प्रबंधन को कला, विज्ञान, व्यवसाय के रूप में मानते हैं। देखिए, जो भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री थे, उन्होंने फार्म प्रबंधन यानी फार्म मैनेजमेंट को एक तो कला बताया, किसी ने बताया कि ये विज्ञान है, किसी ने बताया कि ये व्यवसाय है। ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण पर कुछ परिभाषाएं हैं। अब उन परिभाषाओं को देखेंगे इसमें हम। तो लिखा भी है आगे कि फार्म प्रबंधन की परिभाषाएं। तो इन परिभाषाओं को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्म प्रबंधन को एक कला के रूप में देखने वाले अर्थशास्त्री, ऐसे कौन से अर्थशास्त्री थे जो फार्म प्रबंधन यानी फार्म मैनेजमेंट को कला के रूप में देखते थे? तो वो थे H.C. टेलर और I.C. ग्रे के अनुसार फार्म प्रबंधन एक कला है जिसमें फार्म के संगठन संचालन को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि लाभप्रदता मानकों पर यह सफल सिद्ध हो। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि जो फार्म प्रबंधन है वो एक कला है जिसमें किया क्या जाता है, फार्म के जो संगठन होते हैं और इसकी जो संचालन प्रक्रिया होते हैं उसे एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे लाभ के मानक हैं कि हमें लाभ हुआ है, हम किसी मापदंड को सुनिश्चित करेंगे, उन मापदंडों पर खरा उतरा जा सके। इन्होंने ये बताया। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि फार्म प्रबंधन को एक विज्ञान के रूप में देखने वाले अर्थशास्त्री, वो कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो वो हैं G.F. वार्नर और J.N. इफरसन। इनके अनुसार फार्म प्रबंधन एक संगठनात्मक विज्ञान है जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करना है। देखिए, इन लोगों ने बताया कि ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान में इन्होंने बताया कि एक ऐसी संरचना जो कि लगातार लाभ उत्पादित करती हो, यानी लगातार लाभ प्रदान करती हो उस फार्मर को, वे इस दृष्टिकोण से इन्होंने फार्म को या और फार्म प्रबंधन को परिभाषित किया। आगे फार्म प्रबंधन को एक व्यवसाय के रूप में देखने वाले अर्थशास्त्री ए म्यूरे हाउस थे और इन्होंने बताया कि ये एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसमें देखते क्या हम कि जो समय होता है, यानी हमारे भिन्न भिन्न समय अंतराल हैं, यानी आज हो गया या फिर और आज से 2 साल बाद, इन समयों पर, इन अंतरालों पर उस फार्म की स्थिति का अध्ययन और उसके संचालन को समझना ही फार्म मैनेजमेंट कहलाता है। इन्होंने ये बताया। देखिए, इन लोगों ने अलग अलग प्रकार से इन परिभाषाओं को परिभाषित किया। अब एक अच्छी परिभाषा क्या होगी जो कि सभी पहलुओं को अपने आप में संग्रहित करके रखी हुई हो। इसी तरह हम ऐसी परिभाषा को देखेंगे जो सभी के द्वारा स्वीकार्य है और इन सभी पहलुओं को अपने आप में धारण करती है। तो स्वीकार्य परिभाषा देखेंगे हम। स्वीकार्य परिभाषा इसमें दे रखी गई है। इन फार्म प्रबंधन एक विज्ञान है जो फार्म के संगठन और संचालन से संबंधित है,
जिसका उद्देश्य निरंतर अधिकतम लाभ प्राप्त करना है जो किसान के पारिवारिक कल्याण के साथ संगत हो। ये वाली परिभाषा आपको लिखनी है और वो वाली भी अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि राइटर्स का नाम लिखा करिए, क्योंकि राइटर्स के नाम लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सच बात यह है कि मेरे मार्क्स इसी तरह ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जितना हो सकता है राइटर का नाम लिख देता हूँ। और अगर खाली फार्म मैनेजमेंट कहा गया तो मैं एक डिफिनीशन जरूर कोशिश करता हूँ कि एक डिफिनीशन लिख दूँ और उसके राइटर का नाम। इससे टीचर के माइंड में चला जाता है कि हाँ इस बच्चे को अच्छी नॉलेज है, और फिर आपके बाकी के आंसर वो ध्यान में रखते हुए चेक करता है और उसके एडवांटेज भी होते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हैं कि फार्म प्रबंधन आवश्यक क्यों है। फार्म प्रबंधन क्यों आवश्यक है। फार्म प्रबंधन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो वो कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों पर चर्चा करें हम। तो पहला है समय प्रबंधन, कि फार्म प्रबंधन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला जो कारण है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी फार्म पर समय का सही उपयोग आवश्यक है ताकि कार्य कुशलता बनी रहे। क्या कार्य कुशलता बनी रहे। अब इस बात से हम सभी लोग भली भांति अवगत हैं कि अगर लाभ प्राप्त करना है तो हमें सही समय पर सही निर्णय के साथ सही कार्य करना पड़ेगा, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें हानि होगी, हम लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है और आवश्यकता भी। और पूरे वर्ष आय उत्पन्न करना, होल ईयर इनकम जनरेशन। अब आप खुद सोचिए, एक फार्म है जहां पर सिर्फ आपने वीट बो दिया, यानी कि गेहूं की खेती कर दी। अब आप गेहूं की खेती से क्या हर महीने पैसा कमा सकते हैं? सीधा आंसर है नहीं, आप पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन उसी के विपरीत आपने एक फॉर्म चुना, ये एक फॉर्म है, यहाँ पर आप गेहूं की खेती भी कर रहे हैं और यहीं पर आप पशुपालन भी कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई अन्य क्रॉप भी आपने अल्प अवधि वाली बो रखी है, शॉर्ट ड्यूरेशन की। तो आपको क्या होगा कि होल ईयर इनकम आती रहेगी, आपको किसी एक फसल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस तरह क्या होगा कि आप की जो सततता है वो बनी रहेगी, आपको वर्ष में कई बार इनकम आय प्राप्त होगी। इसका एक ये महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद अगला है फार्म अपशिष्टों का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म वेस्ट। फार्म वेस्ट जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ हम पशुपालन भी कर रहे हैं और क्रॉप भी उगा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं जो इनके वेस्ट होंगे उनको प्रॉपर यूज किया जा सकेगा एक दूसरे के कार्यों में। जैसे गोबर हुआ तो हम उसे खाद के रूप में, और अगर गेहूं से भूसा जो उत्पन्न हुआ तो हम चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। तो लिखा है इसमें फार्म से उत्पन्न अपशिष्टों को पुनः उपयोग में लाकर उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि फार्म प्रबंधन की संकल्पना क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म प्रबंधन की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों को कुशल, प्रभावी और संगठित रूप से संचालित करना है, और इसके उद्देश्य जो है वो ये निम्नलिखित हैं। पहला तो है हम किसी चीज से क्या चाहते हैं। पहला तो हम उत्पादन चाहते हैं ताकि अधिकतम लाभ हो, ठीक है, तो अधिकतम उत्पादन अधिकतम लाभ। तो उसी तरह पहली हेडिंग भी वही है कि उत्पादन को अधिकतम करना। फार्म प्रबंधन एक प्रमुख उद्देश्य उत्पादन और उपज को अधिकतम करना है। इसका क्या है कि उपज को और उत्पादन को अधिकतम करना है। उसके बाद उत्पादन लागत को न्यूनतम करना, संसाधनों का सही उपयोग करके लागत को कम किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट करना है, इस तरह से जो हमारे रिसोर्स हैं उन्हें सही प्रकार से यदि हम सही समय पर कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, लागत कम हो जाएगी। आय के विविध स्रोतों को बढ़ावा देना। देखिए मैंने अभी अभी बताया ही था कि किस प्रकार हम साल भर इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी आय अर्जित कर सकते हैं। वही होता है कि फार्मिंग के अतिरिक्त अन्य आय के स्रोतों को शामिल करना आवश्यक है, और यही इसका उद्देश्य है कि हम साल भर आय प्राप्त करते रहें। किसान परिवारों का कल्याण। फार्म प्रबंधन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि किसानों और उनके परिवारों का समग्र विकास करना भी है।
इसके बाद हम की कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि फार्म मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या कौन कौन से प्रमुख घटक हैं इसके। तो पहला घटक है जो वो है प्लानिंग यानी योजना। क्या है? योजना। फार्म गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए उचित योजना बनाना आवश्यक है। देखिए, अगर आप किसी फार्म की स्थापना कर रहे हैं तो आप बिना योजना के नहीं कर सकते। तो पहला जो चरण होता है किसी कार्य करने का, उसकी पहला चरण योजना ही होता है कि इस कार्य को हम किस प्रकार से लागू करेंगे। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया? हमारी योजना यानी प्लानिंग हो गई। उसी प्रकार दूसरा हो गया संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। अब संगठन और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हमने योजना बना ली, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे संसाधन हैं और श्रम शक्ति है उसे सही ढंग से उसमें लागू करेंगे और सही ढंग से एकत्रित करेंगे, उनका प्रबंधन करेंगे। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। अब हमारे पास रिसोर्स हैं, हमने योजना के तहत अपने रिसोर्स लगा दिए, अब उन्हें नियंत्रित भी तो करना पड़ेगा ताकि उनका सही उपयोग किया जा सके। बिना नियंत्रण के हम उनका सही उपयोग कर सकते हैं? सीधा आंसर है नहीं कर सकते। तो सभी गतिविधियों को निगरानी करके उनके कुशल संचालन को सुनिश्चित किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हमने रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उससे उत्पादन से जो हमारा या फिर जो लागत लग रही है उसका जो जितना पैसा लग रहा है उसे भी तो मैनेज करना होगा हमें, ताकि जो हमारा डाटा है मतलब जितना पैसा लग रहा है, जितना खाता में सही से हम लिख के रखेंगे उतना हमें मैनेज करना आसान होगा कि हमें कितना लाभ हो रहा है और कितनी क्षति हो रही है। ओके, कितनी लागत है कितना लाभ है इस विषय में हमें जानकारी होगी। तो वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा, पूंजी लागत और मुनाफे का संतुलित प्रबंधन करना आवश्यक है। जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। अब हम फार्म में खेती तो कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। अब कोई भी कार्य ऐसा होता है जिसमें रिस्क ना हो, जिसमें कोई आपदा ना आए, तो इन आपदाओं को मैनेज करना इसका एक कंपोनेंट अच्छा है और प्रमुख घटक में शामिल है। यानी प्राकृतिक आपदाएं हो गई जो कि जैसे कभी अत्यधिक वर्षा हो गई या फिर बहुत सूखा पड़ गया, इस तरह की चीजें प्राकृतिक आपदाएं। और बाजार अस्थिरता और अन्य जोखिम। अब बाजार अस्थिरता से क्या आता है? आपने फॉर्म में कोई क्रॉप तो उगा दी लेकिन उसकी मांग ही बाजार में नहीं है। जब मांग बाजार में नहीं है तो बताइए ये एक आपदा है कि नहीं है? एक प्रकार का रिस्क है कि नहीं है? एक संकट है। ये आपके लाभ को कम करेगा और आपको क्षति पहुंचा सकता है आर्थिक रूप से। तो इन्हीं क्षतियों को कम करने के लिए हम उचित रणनीति अपनाते हैं। उसके बाद आ जाती है सस्टेनेबिलिटी यानी सततता। कृषि को दीर्घकालिक रूप से लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखना महत्वपूर्ण है। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि जब कोई फॉर्म या बिजनेस स्थापित करते हैं हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ये चलता रहे, ये कभी रुके ना। ऐसा नहीं चाहते कि हमने आज शुरू किया और 2 साल बाद ये बंद हो जाए। चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हमने एक फॉर्म सेटअप किया है तो वो हम तो चला रहे हैं, हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सकें। और सस्टेनेबिलिटी यही होती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करना एक तो इसका उद्देश्य है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि ये जीवन पर्यंत चलता रहे और इससे लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि फार्म मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लोग एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी जैसे कठिन सब्जेक्ट में हिंदी में ला रहे हैं और ये भी हिंदी में ला रहे हैं। हम लोग खुद भी स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ हेल्प करिए। ठीक है, आप जानते हैं कि हिंदी में इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन कब आएगा? जब व्यूज़ आएंगे जब आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करेंगे। तो प्लीज़ करिए। चलिए आप लोग अब आगे लेक्चर देखिए। भैया अभी तो हमने उद्देश्य इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ही थे, अब ये फिर से आ गए। वो
कॉन्सेप्ट्स के रूप में मैंने बताया था, वही अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसे। तो फार्म प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग यानी ऑप्टिमाइज यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स करना और उत्पादकता को अधिकतम मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित यानी इंश्योर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स करना। इसके कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब इन उद्देश्यों के एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधनों का अनुकूल उपयोग करना। क्या? संसाधनों का अनुकूलन यानी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। फार्म प्रबंधन का उद्देश्य भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीकी जैसे उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है। अब संसाधनों का सही आवंटन सुनिश्चित करता है कि फसल उत्पादन अधिक हो। देखिए, जैसा आवंटन करेंगे वैसे ही हमारी फसल उत्पादन होगा। और पशुपालन गतिविधियों को भी प्रभावित करता है ये, और कुल फार्म प्रदर्शन यानी ओवरऑल फार्म परफॉर्मेंस पर भी ये प्रभाव डालता है, यानी सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त कर सके। यानी हम क्या चाहते हैं कि फसल उत्पादन अच्छा हो, हमारी लाइव स्टॉक एक्टिविटी अच्छी हो और हम ओवरऑल जो हमारा फार्म का परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन से ये सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव जो इसका है, उत्पादकता में वृद्धि। क्या है? उत्पादकता में वृद्धि यानी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन। फार्म प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य फार्म की सभी गतिविधियों में उत्पादकता को अधिकतम मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी करना है। बढ़ती हुई उत्पादकता सीधे फार्म की आय को प्रभावित करती है। क्या? देखिए, अगर आप संसाधनों को सही से यूज कर पा रहे हैं तो आय कम लगेगी आपको, और जितनी ज़्यादा आपकी उपज होगी उतना ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका उत्पादकता का। यदि खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी में भी योगदान देती है। देखिए, एक सबसे बड़ा योगदान यह है कि मनुष्य भूखा ना रहे। हम चाहते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, तो फूड सिक्योरिटी में भी इसका योगदान है। लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्या होती है, इसका ये उद्देश्य किस प्रकार कार्य करता है, तो पढ़ते हैं इसे हम। फार्म प्रबंधन का उद्देश्य स्थिरता, इकोनॉमिक वायबिलिटी प्राप्त करना है, जिसमें अधिकतम लाभ कमाना और लागत को न्यूनतम करना है। किसानों को सही वित्तीय निर्णय यानी वेल इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिलती है, जैसे लागत विश्लेषण यानी कॉस्ट एनालिसिस और बजट बनाना, बाजार रणनीतियाँ बनाना। इन सब में ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। यदि आप इन्हें मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। इन सभी रणनीतियों से फार्म की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। आर्थिक स्थिरता से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्थिरता से ये तात्पर्य है कि आपका जो लाभ है उसमें कमी नहीं आ रही, वो निरंतर बढ़ता हो जा रहा है। ओके, और आप सबसे बड़ी बात, जो आपके पास पैसा है जो आप रिसोर्स को खरीदने में लगा सकते हैं, यानी आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं। इसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये क्या है? मैंने बताया लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए होता है ये। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? पहला तो पर्यावरण अनुकूलन पद्धतियां को अपनाना इसमें शामिल है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है और जैव विविधता को बढ़ावा देना शामिल है। इसी में अगली पीढ़ी की भलाई सुनिश्चित करना भी शामिल है इसमें। ये भी इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ताकि हमारे जो रिसोर्स हैं हम तक ही ना सीमित रहें, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपभोग कर सकें। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? वही मैंने जो बताया, जलवायु अस्थिरता, बाजार में उतार चढ़ाव
और कीट और रोग का प्रकोप होता है, ये क्या करते हैं, एक प्रकार के संकट उत्पन्न कर देते हैं हमारे लिए, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हमें हानि होती है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम इन्हें कम कर सकें और इन्हें उचित प्रकार से प्रबंधित कर सकें। प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियां किसानों को अनिश्चित घटनाओं से निपटने और सुनिश्चित नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। देखिए, ये तो हो गया, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि फार्म के फंक्शंस क्या हैं, हम क्या क्या कार्य करते हैं फार्म के लिए, यानी फंक्शंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। देखिए, फार्म प्रबंधन में कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो इसे संगठित और कुशल बनाते हैं। पहला होता है वो कृषि उद्यमों का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइजेस। हम क्या करते हैं, अपने फार्म को जब बनाते हैं तो ऐसे इंटरप्राइजेस यानी ऐसे उद्योगों का चयन करते हैं जो एक दूसरे को कंपोनेंट्स हों, यानी एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है, एक जैसे कि हम लाइव स्टॉक चुना और क्रॉप चुना, एक ऐसी क्रॉप जिससे पशुओं के लिए चारा और पशुओं से गोबर जैसे खाद मिल जाए, तो इस प्रकार के उद्योगों का चयन करते हैं। सही फसल और पशु पालन गतिविधियों का चयन करना ताकि फार्म की अधिकतम लाभ उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद दूसरा है कि कृषि संचालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि फार्म को एक पूर्ण इकाई कंप्लीट फार्म यूनिट के रूप में संचालित करने के लिए सभी संसाधनों और कृषि उद्यमों को समुचित रूप से व्यवस्थित करना। देखिए, आप कह सकते हैं कंप्लीट इकाई से आपका क्या तात्पर्य है। कंप्लीट इकाई से हमारा तात्पर्य है कि ये आपका एक फॉर्म था, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपने यहां पर पशुपालन किया और यहां पर आप इतने में क्रॉप लगा रहे थे, ओके। अब आप बताइए, यदि हम पशुओं को अलग प्रबंधित करेंगे और इस क्रॉप को हम अलग प्रबंधित करेंगे तो क्या हम मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम सही से अपने रिसोर्सों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? सीधा आंसर, नहीं कर सकते। यानी हमें इस फार्म को एक कंप्लीट यूनिट के रूप में देखना होगा, जिससे कि कंपोनेंट्स यानी सभी अवयवों को एक दूसरे में प्रयोग करना होगा। यही इसका फंक्शन है। और उसके बाद है उत्पादन की सर्वोत्तम विधि निर्माण, यानी डिटर्मिनाइजेशन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इसमें हम क्या लगाते हैं पता, कि प्रोडक्शन यानी हमारे उत्पादन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये भी इसका कार्य है। प्रत्येक चयनित कृषि उद्यम के लिए सबसे प्रभावी उत्पादन तकनीक अपनाना। चौथा फंक्शन है इसका कि पूंजी प्रबंधन और फार्म व्यवसाय संचालन, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल फार्मिंग बिजनेस। वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट करना। और दूसरा है कि फार्म का एक सफल व्यवसाय फार्म बिजनेस के रूप में संचालित करना। पांचवा, फार्म रिकॉर्ड और लेखा जोखा बनाए रखना। फार्म से संबंधित सभी रिकॉर्ड खातों को व्यवस्थित रूप से रखना। सभी कुशल मानकों इफिशियंसी पैरामीटर्स को निर्धारित करना। फार्म उत्पादों की कुशल विपणन, इनपुट की खरीद, इफिशिएंट मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट, परचेजिंग ऑफ इनपुट्स। सही उत्पादों को सही समय और सही मूल्य पर बेचना। और फार्म संचालन के लिए आवश्यक इनपुट, बीज, उर्वरक, कीट आदि की समय पर खरीद करना। देखिए, जो हमें रिसोर्स आवश्यक है उन्हें सही समय पर खरीदना और जो हमारा उत्पाद है उसे सही समय पर बेच देना। अब सही समय बेच देने से क्या तात्पर्य है, अब आप सोचिए कि आपने टोमेटो की यानी टमाटर की फसल उत्पादित की। अब टमाटर एक ऐसी हमारी फसल है कि ज़्यादा दिन तक इसे रखा नहीं जा सकता, तो हमें इसे सही समय पर बेच देना होगा ताकि हमें मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो। यदि हम ज़्यादा समय उसे भर के रख लेते हैं तो वो खराब हो जाएगी, मार्केट की वैल्यू उसकी गिर जाएगी, हमें कम लाभ प्राप्त होगा, ओके। और
और सही समय पर बीज खरीदना। अब जैसे कोई मौसम है, आप उस मौसम में ही तो उस फसल को उगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि फसल उगाने का मौसम ये है और आप बीज खरीद के खरीद रहे हैं, बाद में बो रहे हैं, तो कैसे कार्य चलेगा। उसी प्रकार जब फसल को उर्वरकों की जरूरत है तब आप उसे सही समय पर खरीद कर उसे अप्लाई करें, उसमें उसे छिड़काव करें उसका। उसके बाद 8वां है जो आखिरी है, सरकारी कृषि नीतियों का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार द्वारा लागू कृषि नीतियों एग्रीकल्चर पॉलिसीज का अध्ययन और उनके अनुसार कृषि गतिविधियों का संचालन। देखिए, जो सरकार योजनाएं बनाती है, जो पॉलिसीज बनाती है, उसका मैक्सिमम लाभ प्राप्त करना, यानी वो पॉलिसीज किस प्रकार से हमें लाभ दे रहे हैं उसका मूल्यांकन करना और उससे लाभ प्राप्त करना, ये इसका अंतिम फंक्शन था। ये लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है।